नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं वरुण बडोला, लेकर आया हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो। अगर हिंदुस्तान में बिकने वाली हर कार ऑफ द ईयर हो सकती है, तो फिर हमारा ये शो अपने पहले टेलीकास्ट में आपका फेवरेट शो क्यों नहीं हो सकता। इसलिए हम तो यही कहेंगे, लेकर आया हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो, जिसमें खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेते हैं खबर। एंड द शो इज ऑब्वियसली कॉल्ड लेते हैं खबर। हम इस शो में तमाम खबरों की जम के खबर लेंगे। अब चाहे वो राधे माँ का नया भजन हो, वहाँ खुद को देवी का अवतार बताती थी, लेकिन वो खुद को देवी का अवतार साबित कैसे करती थी, इसका एक बड़ा सबूत हमारे हाथ लगा है। चाहे वो आधुनिक भारत की द्रौपदी के पतियों का पता हो। एक बड़ी खबर आ रही है। शीना मर्डर केस में एक नया दावा किया गया है। एक स्थानीय न्यूज चैनल के मुताबिक शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी ने कुल 5 शादियां की थीं। तो इंद्राणी मुखर्जी की 3 नहीं बल्कि 5 शादियां हुई थी। एक नया खुलासा हुआ है। चाहे वो हरमन बावेजा की अगली पिक्चर, जो कि अपने आप में अता पता लापता आएगी भी कि नहीं, क्या पता। कभी एंगेजमेंट की खबर आती है, कभी शादी जल्दी होने वाली खबर आती है, उस पर अब आप इसमें बहुत जल्दी आपको ब्रेकअप की खबर भी आएगी। या हो विराट कोहली की परफॉर्मेंस ऑन फील्ड। कल रात पहली बार कैमरे पर विराट और अनुष्का एक साथ नजर आए। मुंबई में विराट ने अनुष्का के साथ नाइट आउट पार्टी की और न्यूज 24 के कैमरे में पार्टी की हर तस्वीर कैद हो गई। So Anushka finally confirmed award. ऐसी सारी खबरों का हम करेंगे पोस्टमार्टम, लेकिन सबसे पहले आइए लेते हैं उनकी खबर जो देते हैं खबर। आपको याद होगा रेडियो के समय में कैसे खबरें सुनाई जाती थी। मतलब खबर खुशी की हो या फिर मैयत की, सुर एक ही रहेगा। ये आकाशवाणी है। अब आप वरुण बडोला से हिंदी में समाचार सुनिए। भारतीय चंद्रयान अपने सफल प्रक्षेपण के 1 महीने के बाद वापस धरती पर सकुशल लौट आया। इतनी कॉन्स्टिपेटेड आवाज होती थी कि मतलब समझ नहीं आता था कि ये चंद्रयान रिलीफ और कॉन्स्टिपेशन के बीच में कहीं फंस गया है। उसके बाद आया टीवी का जमाना। एक ही चैनल हुआ करता था और उसमें आंटी जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों में ये मोटा काजल लगा के यूं देखती थी। ऐसा लगता था जैसे खबर खुद अभी देख कर आ रही है। अरे मतलब हॉरर शो और खबर दोनों का मजा एक साथ, 2 in 1। अब ऐसे में नीचे डिस्क्लेमर चलाने में क्या जाता है। और आज की तारीख में चैनल्स के बीच में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर चैनल में एक मॉडल टाइप लड़की न्यूज सुना रही होती है। 81 वर्षीय अभिनेता का उनके ही अपार्टमेंट में कत्ल हो गया। या अल्लाह, कत्ल होने का मजा तो अब आ रहा है जिंदगी में। न्यूज ऐसे सुनाती है जैसे कि कत्ल खुद ही करके आई। वह ये सब तो आपने देखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा खबरों का वो स्वरूप जो कि आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो आइए चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। टॉप की न्यूज। इंटरनेशनल डॉन छोटा राजन को बाली एयरपोर्ट से इंडोनेशियन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि छोटा राजन को इंडोनेशिया पुलिस ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंटरपोल से मिली जानकारी की मदद से गिरफ्तार किया था। ये भी बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के लिए सरकार ने प्लान बनाया था। और फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि छोटा राजन ने ही खुद अपनी गिरफ्तारी को अंजाम दिलवाया है। इस तरह के भी तथ्य आ रहे हैं क्योंकि वो शारीरिक तौर पर कमजोर है और उसका नेटवर्क भी काफी वीक पड़ चुका है। अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को छोटा राजन के स्वागत की तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। सुबह शाम का खाना 5 स्टार होटल से, कमरे में एसी, 4G वाली लड़की से अनलिमिटेड प्लान वगैरह वगैरह वगैरह। अगर हम बाहर के आतंकवादियों के लिए बिरयानी का इंतजाम कर सकते हैं तो ये तो अपने हैं। वैसे इस काम के लिए इंडियन पुलिस की पीठ थपथपाना तो बनता है, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की। 27 साल तक आराम से इंतजार किया। इंडियन पुलिस को पता है कि अपने कल्चर में रिटायरमेंट के बाद सारे बुड्ढे घर ही वापस आते हैं। एक ना एक दिन दाऊद भी जरूर वापस आएगा। वैसे आप छोटा राजन को देखिए, पुलिस वाले के साथ खड़े हुए राजन ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि 36 बार हिंदुस्तान की सरकार ने इनका वीजा रिजेक्ट किया है और अब फाइनली इनको ठप्पा मिल गया है। अब घर में आएंगे और सबसे पहले मम्मी से जाके मिलेंगे। वैसे हमने ये भी सुना है कि छोटा राजन को दाऊद का नंबर 2 भी कहते थे। दाऊद का दाहिना हाथ होता था छोटा राजन। दाऊद के हर फैसले में होती थी छोटा राजन की अहम भूमिका। लेकिन दुश्मनी में बदल गई डॉन दाऊद और छोटा राजन की दोस्ती। अब सोचिए, मिलने जाते होंगे और बंदा कहता होगा, बॉस नंबर 2 आया है। बॉस बहुत जोर से नंबर 2 आया है। अब ऐसे में नंबर 2 सुनना किसको अच्छा लगेगा। वैसे सही बताओ, ऐसी बातें खुल के करनी नहीं चाहिए, वरना गोली भी वहीं पड़ेगी, नंबर 2 वाले स्पॉट पे। वैसे मैं ओवर एक्साइटेड बच्चों को बता दूं कि छोटा राजन इज नॉट अ सीक्वल टू छोटा भीम, राइट? हेलो, कौन बोल रहा है? छोटा शकील। छोटा, हाँ छोटा शकील। हाँ, कहिए क्या कर रहा है तो आजकल? मैं तो वही जो करता हूँ, वो शो लेते हैं खबर।
अच्छा, तो हमारी खबर लेगा? अरे नहीं नहीं भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी खबर कैसे ले सकता हूँ? शो का नाम है भाई ये। अच्छा वो छोड़िए, बता हमारा हफ्ता कब दे रहा है? अरे भाई पूरा का पूरा हफ्ता तो आपको दे के रखा हुआ है ना, मैं तो सिर्फ 2 ही दिन आता हूँ। कॉमेडी कर हमारे साथ, हाँ? कॉमेडी कर हमारे साथ, कॉमेडी शो में कर और हफ्ता टाइम से पहुंचा देना। हाँ हाँ भाई। भले ही भारत के लिए दाऊद और शकील बहुत दूर हो, लेकिन भाई इन दोनों के लिए भारत जस्ट अ फोन कॉल अवे। सीरियसली। वैसे जिस तरह के फोन मुझे आ रहे हैं, मुझे लगता है मुझे किसी तांत्रिक से मिलना पड़ेगा। और वैसे भी आजकल तो बड़े बड़े लोग तांत्रिक से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार के तांत्रिक से मुलाकात करने पर राजनीति में मची हड़कंप। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। आज का अजनबी अरे कहाँ है जनाब? आलोक निरंजन आए कहां से? उधर से। बाबा ये बताइए कि आपका इस मुद्दे के बारे में क्या सोचना है? आलोक निरंजन ये सोचना है। अगला सवाल पूछो। हाँ क्या? सबको पता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, मतलब लोक और तांत्रिक। अगर नीतीश कुमार सब लोगों से मिलकर तांत्रिक के पास गया तो क्या गलती की? नहीं गलती क्या 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 गलती? कोई गलती नहीं इसकी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, काले जादू के बारे में सबने सुना है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। नहीं देखा ना? पता नहीं। टेबल जरा थोड़ा थोड़ी कमजोर है। अरे एक ही है। पर मैं जानना ये चाहता था कि ये आप ये नीतीश जी आपके पास आए तो आप सिर्फ उन्हीं से संपर्क में हैं या फिर बाकी और पार्टियां भी हैं जिनसे आप बच्चा तेरा सवाल बहुत सही है। हम तो सबकी मदद करते हैं। हमने अभी ईमेल द्वारा एक पार्टी को सॉल्यूशन दिया था। अच्छा जी। ओहो। हमने कहा भाई आपके ऊपर राहु भारी है। अच्छा। उन्होंने राहु यज्ञ भी कराया। क्या बात है? लेकिन एक चूक हो गई। क्या? एक चूक हो गई कि हम एल लगाना भूल गए। दरअसल में उसके ऊपर राहुल भारी था। राहुल। राहुल भारी था। क्या कर सकते हैं? चमड़े की जुबान, चमड़े की उंगली फिसल गई। आराम से एक ही है। कल भी इस्तेमाल करना है। लीव दैट असाइड। हरभजन सिंह की शादी की खुशी में झूम रहा है जालंधर। 10 बजे के बाद लोगों ने जनरेटर की आवाज पे किया डांस। जोक्स असाइड, मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और दुआ करता हूं कि शादी के बाद वो कभी भी आउट ऑफ फॉर्म ना रहे, क्योंकि अब परफॉर्मेंस में गड़बड़ हुई तो करियर के साथ साथ लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। यू नो व्हाट आई मीन, यू गेटिंग माय पॉइंट? वेल, चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमीषा पटेल ने किया राष्ट्रीय गान का अपमान, नेशनल एंथम पे नहीं हुई खड़ी। ना दिस इज रियली बैड। मतलब ये सभी को पता है कि अमीषा पटेल कुछ समय से चल नहीं रही हैं, पर अब खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। तो यार गदर में तो वो उड़ जा काले कावा में बहुत जोर से दौड़ी थी, हैं? अब नेशनल एंथम पे खड़ी नहीं हो पा रही हैं। मुझे लगता है एक बार कहो ना प्यारे का गाना बजा देना चाहिए, हो सकता है ऊपर वाला कोई चमत्कार कर दे। आपको बता दें कि कुशल ने ट्वीट किया था कि राष्ट्रगान पर अमीषा नहीं हुई खड़ी, तो जवाब में अमीषा ने ट्वीट में लिखा कि वो महिलाओं को होने वाली मासिक परेशानी से ग्रस्त थी और अगर वो खड़ी हो जाती तो मैदान पर खून की नदियां बहने लगती। कुशल, मेरा मानना यह है कि ट्विटर पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने से बेहतर यह होता कि आप अमीषा के कान में जाकर विस्पर कर देते। अगली बड़ी खबर यह है कि अनुष्का और विराट के साथ अनुष्का के फादर भी चल पड़े डेट पर। तीनों की साथ में कैद हुई तस्वीरें। वेल, क्रिकेटर होने की एक बहुत बड़ी परेशानी है कि बिना अंपायर के कोई मैच ही नहीं खेल सकते। लेकिन विराट, जो मैच आप खेलने जा रहे हैं उसके लिए अंपायर की जरूरत कहां होती है? और अगर यहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप दोष किसको देंगे? छोड़िए, खैर भाई, आप अगर सबकी खबर ले रहे हैं तो पड़ोसी की खबर लेना बहुत जरूरी है। तो अगली खबर हमारी आई है पाकिस्तान से। यूएन में अंग्रेजी में भाषण देने पर पाकिस्तान में नवाज शरीफ के ऊपर हुआ केस। उर्दू में भाषण देने की जा रही थी उम्मीद। Yet as I speak, the proud Palestinian flag is being raised just outside the hall. तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मियां साहब को लगा होगा अंग्रेजों के सामने जरा अंग्रेजी में बात करूंगा, उनको इंप्रेस करूंगा, उस पे भी बवाल।
मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटरों की अंग्रेजी पे तो वैसे भी कसीदे लिखे जा चुके हैं। खैर, दूसरी खबर यह है कि मोदी जी से नवाज शरीफ ने मदद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा होगा हिंदुस्तान से मदद लेंगे, ये लोग वापस मांगेंगे। अमेरिका से मदद लेते हैं, वो वापस नहीं मांगते। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, किताबें बेचनी हो आप लोग यहाँ पे, गाना गाना हो आप लोग यहाँ पर, एक्टिंग करनी हो हिंदुस्तान आ जाओ। अरे तो पाकिस्तान बनाया क्यों है? उसामा और दाऊद को छुपाने के लिए है? वैसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जोड़ रहे हैं पाकिस्तान के उर्दू एक्सपर्ट प्रोटेस्टुद्दीन तुगलक। तुगलक साहब नमस्कार, कैसे आप? जनाब मेहरबानी, ऊपर वाला आपको भी तरक्की बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया तुगलक साहब। मैं जानना चाहता हूं कि ये अंग्रेजी बोलने पर इतना वबाल क्यों हुआ है? अरे भाई, क्योंकि अंग्रेजी जबान में हमें तकलीफ होती है। हमारा दर्द आपके मुल्क वाले क्या समझेंगे? हम तो अंग्रेजी गुसल खाने में भी तशरीफ मशरीक तरीके से नहीं, मगरीब तरीके से रखते हैं। क्या? कौन सी गरीब चीज? कैसे? क्या क्या गरीब क्या? अंग्रेजी जबान में कहे तो तशरीफ हमेशा ईस्ट की तरफ करके बैठते हैं, वेस्ट में कभी नहीं जाना चाहिए। अरे क्या 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 बात है, मतलब लेकिन यही मैं समझना चाहता हूं कि जब आप लोग इतने अदब से मल बाहर करते हैं तो माल बाहर करने में इतनी परेशानी क्यों होती है आप लोगों को? सवाल यह है कि अगर वहां पर उर्दू में वो भाषण देते तो शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। बड़े भाई, मसला ये है कि वो जो गुफ्तगू वहां करके आए हैं वो हमें समझ नहीं आती। क्या पता अंग्रेजी में हमारे मुल्क का सौदा कर दिया हो। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि अगर वो सौदा करते भी तो किस चीज का सौदा करने के लिए बचा क्या है आपके मुल्क में? हेलो हेलो, अरे जनाब आप जवाब दे रहे हैं, अगला सवाल पूछूं? अगला पूछिए। ओके, वैसे माफी चाहूंगा, अगला सवाल मेरा यह है कि आपको भाषण जो है वो तो उर्दू में चाहिए, लेकिन आपको डॉलर जो है वो अंग्रेजी चाहिए। अरे हमने कितनी दफा कहा है कि डॉलर में आप हमें जॉर्ज वॉशिंगटन की जगह ओसामा बिन लादेन की फोटो लगाकर भेजो, लेकिन अमेरिका वाले तो बहानेबाजी करते हैं। वो कहते हैं कि डॉलर पर उनकी तस्वीर नहीं आती, उनकी दाढ़ी बाहर आ जाती है। लेकिन ये आप बताएं, लेकिन ये आप बात बताएंगे कि अमेरिकन डॉलर की आपको जरूरत क्यों पड़ती है? खेल कूद के लिए है? क्योंकि खाने पीने का इंतजाम तो हम कर ही लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, पर जो बच्चों को खिलौना देना होता है उसके लिए उधार लेते हैं। अरे तुगलक साहब, ये खैरियत तो है? आपके पीछे से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं, ये कुछ क्या क्या है ये? माशाअल्लाह, हमारे बच्चे खेल रहे हैं। ये बम की आवाज थी मुझे लगता है। अरे कमाल है, आपके यहाँ पे भी दिवाली मनाई जाती है? हाँ? अरे नहीं, ऐसी दिवाली तो हमारे मुल्क में रोज मनाते हैं। अरे मौलाना साहब, खैरियत तो है? मुझे शायद अभी गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बच्चे वो पुलिस खेल रहे हैं। अरे नहीं मौलाना साहब, पुलिस नहीं, चोर पुलिस होता है। वो हमारे 2 पुलिस के गैंग बन गए जिसमें लड़ाई हो रही है कि इस हफ्ते हफ्ता कौन वसूल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे उधार से आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान से गोलियां तो आती रहती, लेकिन इस बार गीता वापस आई है। देखते हैं खबर। भारतीय मूल की गीता, जो कि पाकिस्तान में लंबे समय से रह रही थी, वो वापस आ गई है। 15 साल से पाकिस्तान में रह रही हिंदुस्तानी लड़की गीता की हुई घर वापसी, लेकिन गीता को अभी तक नहीं मिला है अपना परिवार। भाई साहब, उसे फुर्सत ही कहां मिली है? अभी तो बड़े बड़े लोगों के साथ उसका फोटो सेशन चल रहा है। वैसे सुनने में आ रहा है कि बिहार का जो परिवार गीता को अपने घर का मेंबर बता रहा था, गीता ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अब इतने बड़े बड़े लोगों से, ऐसे वीवीआईपी से मिलने के बाद तो सुबह घर से निकल के मैं शाम को पहुंचूं तो अपने परिवार को ना पहचानूं। पिछले 14 सालों से पाकिस्तान में फंसी इस मुन्नी को अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, सिवाय इसके कि इसका नाम गीता है, क्योंकि ये ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। भारत के नक्शे को देखकर रो पड़ती है, लेकिन वो ये नहीं बता पाती कि भारत के वो किस इलाके से ताल्लुक रखती है। जब जब उससे पूछा जाता है तो झारखंड और तेलंगाना के नक्शे पर उंगली रख देती है। कह रही मैं गई थी पूजा करने के लिए अपने अम्मी अब्बू के साथ, और मैं वहां से कहीं दाएं बाएं हुई हूँ। वहां से मैंने कोई सब्जियां ली हैं, खरीदी हैं। अम्मी ने कहा मुझे सब्जियां ले आओ, कहती है मैंने सब्जियां ली हैं। वहां से निकल के मुझे रास्ता भूल गया, तो मैं गलत रास्ते पे बॉर्डर पे आ गई, जिसकी वजह से मुझे वहां उन्होंने पकड़ लिया। गीता की इन तस्वीरों को देखिए और अपने जानने वालों को भी दिखाइए।
क्या पता आपके आसपास कोई इस लड़की को जानता हो, और अगर ऐसा हुआ तो इस लड़की के ऊपर बहुत बड़ा करम होगा, क्योंकि पाकिस्तान से स्टूडियो में बैठे एंकर भी इस मुन्नी को उसके माता पिता तक पहुंचाने के लिए उससे उसी की भाषा में यानी बिन बोले ही बात कर जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तक जो गीता से पता लग सका है, जो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि झारखंड से उनका ताल्लुक है, अपनी वालदा के बारे में वो कहती हैं कि तेलंगाना से उनका ताल्लुक है, और अपने बहन भाइयों को वो याद कर रही हैं, अपने माँ बाप की बात कर रही हैं, और उनकी यही ख्वाहिश है सबसे ज्यादा कि वो किसी तरह वापस अपने घर वालों से जाकर मिल सकें। कुछ हिंदुस्तान की गीता ने पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने घर के बारे में जो बताया है, उसके मुताबिक झारखंड और तेलंगाना में हो सकता है गीता का घर। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जिससे हिंदुस्तान में गीता के घर का खुलासा हो सकता है, वो है बसगम गांव। जी हां, जब जब भी गीता से उसके पति के बारे में पूछा जाता है तो उसने हर बार किसी बसजम गांव का नाम लिया है, और यह भी बताया है कि उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। ये बेचारी तो 15 साल के बाद वापस आई है। वैसे गीता, एक बात बताऊं, परिवार तो तुम्हें बिहार में ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन बिहार में चल रहे हैं। वैसे पाकिस्तान हमारी फिल्मों का कितना भी विरोध करे, हमारी फिल्मों का पाकिस्तान पे असर बहुत है। देखिए, बजरंगी भाईजान में सलमान ने मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ा, और पाकिस्तान ने हमारी गीता को देश के हवाले कर दिया। लेकिन इस सब के बीच में नवाज शरीफ ने कहा है कि भैया, हमने गीता वापस कर दी है, आप भी हमारा हैंडपंप वापस कर दो, जो सनी बाजी उठा के लेके चले गए थे गदर में। चलिए, बहुत हो गई पड़ोस की बातें, अब घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। घर की सिचुएशन क्या है? वेल, अरहर की दाल कुछ 200 रुपए किलो से ऊपर, प्याज खेल रहा है 50-60 के बीच में। वैसे प्याज की भी बड़ी अजीब जिंदगी है। पहले काटते थे तो आंख में आंसू आते थे, फिर ऐसा वक्त आया कि खरीदते थे तो आंख में आंसू आते थे। आज तो ऐसा वक्त है कि देख लेते तो आंख में आंसू आ जाते हैं। कसम खा के कह रहा हूं, अगर इतने पैसे जेब में हुए कि 2 किलो प्याज एक साथ खरीद पाया ना, तो खुशी के आंसू आ जाएंगे आंख में। अगली खबर यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पे खोला अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा। परेशानी यह है कि सर, ट्विटर पे आपकी सुनता कौन है? अब मतलब फील नहीं आता है ना। अगर यही बात आपने डायरेक्ट जाकर पार्टी वालों को कही होती तो बात ही कुछ और होती, उसी स्टाइल में कि वो आए तो कहना कि छेनू आया था, खामोश। आपको सिर्फ चुनना है। शत्रु जी, आपका पहला सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है? आपके विकल्प हैं नीतीश कुमार, लालू यादव, जीतन राम मांझी या शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश। Like this. तो आइए चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ, जो आ रही है हमारे पास। दाल ओए होए 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 भाई, गढ़ बता रहा हूँ, मजा ही आ गया जिंदगी का। इतना टाइम कैसे लग गया इसको लाने में? भाई सुबह बोला था। सर, चैनल हेड का अप्रूवल लेना था। दाल का FD करा लो, इसकी डबल हो जाएगी 7 साल में। कमाल करते हैं तो यार, खाने के वक्त तो कम से कम फोन ना किया करो। हेलो। हाँ, शकील बोल रहा हूँ। कौन बे? शकील कौन? अबे शकील भाई, क्या हुआ भाई? दाल खा रहा है तू? मैं? बहुत पैसा आ गया तेरे पास? नहीं भाई, मैं कहाँ दाल, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुंह नहीं लगाई मैंने। ये अंबानी अंकल का पार्सल मेरे पास लेकर आ गए गलती से। अबे अंबानी अंकल का पार्सल मेरे पास क्यों लेकर आते हो यार? तुम मरवाओगे मुझे। लेकिन अब देखो भाई, मैंने अभी भी मैं करवा दी वापस भाई। नहीं कसम से मुंह भी नहीं लगाया भाई। बच्चों की कसम, मैं अगर उसको मुंह लगा लेता तो। हमारी ऐसी किस्मत का भाई, आपके होते हुए दाल नहीं, नेवर। ओके, हाँ भाई। हाथ को आया, मुंह को न लगा। वेल, हमारी किस्मत में दाल का तड़का खाना लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन हम आपको खबरें बहुत तड़केदार सुना सकते हैं। और अगली खबर यह है कि सनी लियोनी की पिक्चर मस्ती ज़ादे के पोस्टर हुए रिलीज और सेंसर बोर्ड हुआ अलर्ट। वैसे तो फिल्म कॉमेडी है, लेकिन फिल्म चाहे ड्रामा होती, थ्रिलर होती, सस्पेंस होती, सनी लियोनी को तो एक्शन ही करना था। सॉरी। आपको उनका स्टाइल तो पता ही है ना, पान मसाला भी बेचती है तो मन करता है खरीद लो 1-2 ट्रक पूरे के पूरे। वैसे सनी लियोनी नाट्य शास्त्र में इतनी निपुण है कि बिना डायलॉग के सीन में भी दर्शकों को बांधे रख सकती है। आपको पता है द ग्रेट चार्ली चैपलिन और सनी लियोनी के बीच में समानता क्या है? इन दोनों की फिल्में कभी भी डायलॉग की मोहताज नहीं रही। सीरियसली। आमिर खान ने खरीदी अपनी बेटी हीरा की पेंटिंग। ओए होए होए होए, ये आदमी घर के सब बच्चों का कितना ख्याल रखता है। बेटी पेंटिंग बनाए, ये खरीद ले। भांजे की पिक्चर अगले ने बनाई, अगले ने देखी खुद बैठ के। आपको एक और खबर सुनाएं।
बजरंगी भाईजान देखने के बाद आमिर खान रो दिए क्योंकि उस फिल्म में सलमान खान ने एक्टिंग कर ली है। और कट्टी बट्टी देखकर भी आमिर खान रोए क्योंकि इमरान से अभी तक एक्टिंग नहीं होती। आमिर जी, हम आपको ये सजेशन देना चाहेंगे कि सलमान खान से जाके बात करें कि भैया अगली बार किसी को कंधे पे बैठा के अगर सरहद पार छोड़ना हो तो इमरान को ले जाए, कम से कम आपका पैसा और वक्त तो बर्बाद नहीं होगा। अगली खबर यह है कि मोदी के बेचारा कहने पर लालू जी की बेटी भड़केगी क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बेचारा हो सकता है, लेकिन लालू जी नो नो नो, ही कैन नेवर बी बेचारा। और अगली खबर यह है कि लालू की एक रैली में लगा हुआ फैन उनके ऊपर गिरते गिरते बचा। आइए देखते हैं उस फैन की एक तस्वीर। पंखा चल रहा है और लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सुप्रीमो उनकी रैली थी, संबोधित कर रहे थे। देखिए, वैसे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये फैन लालू जी के हाथ पे नहीं गिरा। दोस्तों, इतना तो तय है कि इस शो के बाद मेरे बहुत सारे फैंस बन जाने वाले हैं और उससे भी ज्यादा जानलेवा दुश्मन, लेकिन मैं फिर भी अपनी जान पे खेलकर कल इसी लोकेशन पे, इसी चैनल पे वरुण बड़ोला आऊंगा और हम सब के सब मिलकर फिर कल लेते हैं खबर। गुड नाइट। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं वरुण बड़ोला और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका फेवरेट शो। विंदु दारा सिंह आपके फेवरेट हो सकते हैं और आपके वोटों की वजह से बिग बॉस जीत सकते हैं, तो ये शो आपका फेवरेट है और है। तो इसलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो, जिसमें कि खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबके लेंगे खबर। एंड द शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर। पहले मैं सोचता था कि लोग रातों रात स्टार कैसे बन जाते हैं। इस शो को करने के बाद मुझे पता चला कि यस, लोग रातों रात स्टार बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद। टाइम देखिए जरा, इट्स लेट नाइट। वेल, आजकल भले ही पेरेंट्स का बच्चों पर असर हो या ना हो, दवाइयों का पेशेंट्स पर असर हो या ना हो, लेकिन खबरों का असर हम सब पर हमेशा रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं कि समझ में नहीं आता कि ऐसा आखिर हो कैसे सकता है। मतलब खबरें मिलती हैं कि ऐसे भी इंसान है दुनिया में जो कि पत्थर, बल्ब, ईंट, लोहा सब कुछ खा लेते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर रात के डिनर में मिर्च ज्यादा हो जाए तो सुबह हालत खराब हो जाती है। तो जो आदमी ईंट, लोहा, ये सारी चीजें खाता होगा उसका सुबह क्या हाल होता होगा। मतलब जो आदमी बल्ब खा ले वो तो बाथरूम की लाइट तक ना ऑन करे। और अगर किसी इंसान ने कहीं गलती से बम या पटाखे खा लिए तो सारी मीडिया तो उसके पीछे माचिस लेके लग जाएगी कि यहां से निकलेगी गुरु धमाकेदार खबर। चलिए छोड़े इन सब बातों को और ये देखते हैं कि अब क्या क्या घटा है दुनिया में। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज का दाम नहीं घटे, वो सब वैसे के वैसे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या घटा है दुनिया में, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द इवेंट। हमारी पहली कहानी है सलमान खान को लेकर। सलमान खान बदलते हैं रूप। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं सुबह कुछ और होता हूं, दोपहर में कुछ और होता हूं, रात को बिल्कुल कुछ और होता हूं। अब सलमान खान की रियल लाइफ और रियल लाइफ में एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिल्मों में वो कहते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, और रियल लाइफ में हम लेकर आए हैं खास मेहमान सलमान खान। करीना कपूर करीना खान बनने के बाद सलमान खान को क्यों इतनी ज्यादा नहीं सुहाती? करीना को आपने बचपन से देखा है, उनके साथ रोमांटिक सीन्स हो जाता है क्या? क्योंकि जिसको अपने छोटी बच्चे की तरह देखा है। देखो, बहुत टाइम पहले देखा था, अब वो उनको सोचना है, मुझे नहीं। उनकी बहन के साथ भी मैंने काम किया है 13 साल। अभी एक्टिंग है जी, ये एक्टिंग है। एंड छोटी बच्ची थोड़ी रही है, अब 30 साल की हो गई है, बहुत चेंज हुआ उसमें। एंड शी इज अ मैरिड वुमन। शी इज अ मैरिड वुमन। हां, देन वैसे ही मैरिड वुमेन डेड है मेरे लिए। कल मैंने कहा था कि अरेंज मैरिज के ऊपर ओके है, आज मैं कह रहा हूँ कि अरेंज मैरिज बिल्कुल ओके नहीं है मेरे लिए। सब लोग आपको परसों मैं शायद चेंज कर दूं। आज लव का मौसम है, आप मेरे साथ बैठी हो तो मुझे सिर्फ लव 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 ही लव दिखाई दे रहा है। मगर फिर वो व्हाट हैपेंस टू दैट डायलॉग ऑफ योर्स कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैंने कर दिया। एक बार दिन में जो मैंने कमिटमेंट किया है वो दिन तक ही रहता है। रात को अलग कमिटमेंट, फिर सुबह को अलग कमिटमेंट। इंडो अफ्रीका शिखर सम्मेलन में अपनी 15 रानियों, 30 बच्चों और 100 नौकरों के साथ पहुंचे स्वाजीलैंड के किंग मस्वाती 3। अरे बाप रे बाप, मतलब ऐसा लग रहा है कि राजा ने पूरे के पूरे मोहल्ले को बोला चलो हिंदुस्तान घुमा के लेकर आता हूं। दादा दादी की कहानी में हमने सुना था कि प्रजा जो है वो राजा के बच्चों के समान होती। वेल, इनके तो बच्चे इनकी प्रजा है। मतलब कुल मिलाकर ये अपने बच्चों और अपनी रानियों पे अगर राज कर ले तो इनके लिए वही बहुत है। मतलब सोचिए कि अगर रात कोई खाने पे सारे के सारे एक साथ मिलते होंगे तो घर के अंदर ट्रैफिक जाम लग जाता होगा, सारे के सारे हॉर्न लेके घूमते होंगे, पिप 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 पिप, अबे उस सीट पे जाना है, थोड़ा रास्ता तो दे यार। स्ट्रेंज सिचुएशन।
वैसे मुझे लगता है कि स्वाजीलैंड में एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फैमिली एजुकेशन बनना चाहिए, जो कि हर साल राजा का इम्तिहान ले। आपकी कितने बच्चे हैं, आपकी कितनी बीवियां हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ, शादी की सालगिरह। एक बार पास नहीं होगा, अगला शर्त लगा के कह सकता हूं। और मैं ये सोचता हूं कि अगर ऐसे 4-5 लंबे परिवार हमारे देश में हो जाए तो नेताओं की तो चांदी हो जाए। मतलब आपको वोट मांगने जाने की जरूरत ही नहीं है। घर के अंदर ही अगर सब लोगों से वोट मांग ले तो सामने वाला बंदा तो हर बार अपनी जमानत जब्त करवा के बैठे। मतलब कमाल है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है, प्रिंसिपल है, सारे के सारे टीचर हैं, और एक पेरेंट आया, बच्चे ही सारे उसके पढ़ रहे हैं स्कूल में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके पिताजी जो थे उनकी 125 रानियां थी। बच्चे शायद कभी उन्होंने गिने नहीं होंगे, तो इसलिए वो आंकड़ा हमारे पास है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा साम्राज्य जो है, ये इतना बड़ा एम्पायर, इनको उनके पिताजी ने खड़ा करके दिया। अब नाम देखिए, जैसे धूम 3, क्रिश 3, वैसे मस्वाती 3। अब हमेशा सीक्वल से क्योंकि उम्मीद ज्यादा रहती है, तो हमें लगता है कि इनके राज्य के लोगों को यह लगता होगा कि मस्वाती जो है ना सिर्फ अपने पिताजी का मुकाबला करेंगे, बराबरी करेंगे, बल्कि एक दिन उनसे आगे निकल जाएंगे। मतलब ऐसे अगर 4-5 लंबे परिवार हिंदुस्तान में हो जाए तो राजनीतिज्ञों की तो ऐश हो जाएगी। वोट मांगने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इन 3-4 परिवारों को पटाओ, हर बार बहुमत से जीतो, कमाल है। खैर, स्वाजीलैंड के राजा हमारे मेहमान हैं और अपने मेहमानों की कद्र करना हमारा फर्ज बनता है। तो आइए उस इंसान से मिलते हैं जिन्होंने कि इस परिवार के लिए सारे के सारे इंतजाम किए। आज का अजनबी क्या ये क्या है? सामान है मेरा, रोजी रोटी मेरी। तो ये भी सामान है मेरा, ये भी रोजी रोटी है मेरी। इसको नीचे रखो, नीचे नीचे नीचे। इनके लिए ये जो तैयारियां तुमने की, इसको हैंडल कैसे किया? अरे बाबा रे बाबा, मेरे को बोले देखो साहिब कि एक परिवार का ध्यान रखना है, तो मैं बोली मैं भी रख लूंगी। लेकिन जब मुझे वो परिवार से मिलाया, हो मेरे को कितना बड़ा शौक लगा रे बाबा। इधर शौक लगा, इधर शौक लगा, इधर शौक लगा। इतने लोग तो मेरे मोहल्ले में भी नहीं है बाबा कि जितने ये परिवार में लोग हैं। तो ये बताइए हमें कि ये जो परिवार वाले हैं, ये आपस में बातचीत किस तरीके से करते हैं? साहिब, मेरे को ऐसा लगता है ये लोग है ना एडवांस लोग है, मतलब टेक्निकल लोग है। ये जो राजा है ना, ये व्हाट्सएप पे सबके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए होंगे, जैसे रानियों के लिए ग्रुप, बच्चों के लिए ग्रुप, नौकर के लिए ग्रुप। अभी इतने रानियों को अलग अलग आई लव यू बोलने को तो नहीं सकते ना, तो उन्होंने क्या किया होगा पता है? एक बार ना ग्रुप में आई लव यू डाल दिया, सभी रानियां एक साथ खुश रहो बाबा। व्हाट्सएप से याद आया, थैंक यू, कि इनके पिताजी की 125 रानियां थी। इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप के एक ग्रुप में सिर्फ 100 मेंबर हो सकते हैं। मतलब कि 25 रानियों को तो कभी व्हाट्सएप पे एंट्री नहीं मिली होगी। सो जब बची हुई 25 रानियों ने राजा के खिलाफ एक हेट ग्रुप खोल के रखा है, दे मार गालियां दे रही उसकी, डर्टी ओल्ड मैन टाइप्स। इतना लंबा परिवार, जिस परिवार के बारे में सोच सोच के मैं थक गया हूं, उस परिवार को खड़ा करने में कितना वक्त लगा होगा? इंसान थका नहीं होगा क्या? परिवार से याद आया, सॉरी, 35 साल के बाद चाइना में अनुमति मिल गई है लोगों को अपना परिवार बड़ा करने की। चाइना की सरकार का यह कहना है कि चाइना में बुजुर्गों की आबादी बहुत बढ़ती चली जा रही है, उसको कम करने की जरूरत है, उनको युवा शक्ति की जरूरत है। अब मुझे समझ में यह नहीं आ रहा है कि युवा शक्ति तो आ जाएगी, लेकिन उसके आने से बुजुर्गों की तादाद कैसे कम होगी? चाइना ने स्टेप लिया है, गुड फॉर देम। एक्चुअली अब उनके बच्चों को कम से कम ये तो पता चलेगा कि परिवार क्या होता है, भाई बहन क्या होते हैं, जायदाद के झगड़े क्या होते हैं, फैमिली ड्रामा क्या होता है। एंड इंडियन इकोनॉमी विल बूम। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के सारे डेली सोप जो है वहां पे नंबर 1 स्पॉट पे खेलेंगे। I'll be back in business। वैसे एक सर्वे ये भी कहता है कि चाइना के अंदर लोग अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है। खुश नहीं है तब पॉपुलेशन का ये हाल है। अगर खुश होते तो इन लोगों को तो नया प्लेनेट लेना पड़ता अपने लिए। भाई ये देखो, सीधी सादी बात है, हिंदुस्तान में लोग अपने वैवाहिक जीवन से खुश हो या ना हो, हमारी पॉपुलेशन टक 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 ऊपर चलती चली जा रही है। सर्वे का कहना ये भी है कि पिछले 10 साल में चाइना की पॉपुलेशन सिर्फ 0.5% बढ़ी है, जबकि हिंदुस्तान की 1.5%, मतलब चाइना से 3 गुना ज्यादा। जोर लगा के हैया। पॉपुलेशन का गोल्ड मेडल सीरियसली ओलंपिक गोल्ड से ज्यादा बड़ा है। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सेल्फी करवा सकती है आपको गिरफ्तार। डू कम राइट बैक।
दुनिया में किस किस तरह के कानून बने होते हैं? सऊदी अरब में फीमेल फैंस के साथ सेल्फी खिंचाने पर एक एक्टर गिरफ्तार। هذا كسار هذا كسار गैर महिलाओं के साथ मेलजोल बढ़ाने का आरोप। बड़ा मजेदार केस है। वैसे हिंदुस्तान में तो ऐसे जुर्म की सजा बीवियां दिया करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब में सरकार बीवी का काम करती है। वैसे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है, बीवी और सरकार दोनों एक ही चीजें हैं। तो चलते हैं अपने ट्वीट सेगमेंट की तरफ। भारत के बेस्ट सेलर और सबसे बवाली राइटर चेतन भगत के एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। चेतन भगत ने लिखा कि व्हाट डू हिस्टोरियंस डू? आई एम जेन्युइनली क्यूरियस। दिस हैपेंड, देन दिस हैपेंड, देन दिस। ओके, वर्क डन फॉर द डे। पर इससे पहले कि मैं इनकी खबर लूं, हमारी जनता ने इनकी खबर पहले ही ले ली है। व्हाट डू एंकर्स डू? वन वर्ड, अनदर वर्ड, वन पैरा, अनदर पैरा। डन फॉर द डे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने गुलाम अली के शो को सिक्योरिटी देने की बात कही, जो कि शिवसेना के विरोध की वजह से कैंसिल करना पड़ा था। शिवसेना की इसी तालिबानी सोच का गुलाम अली के कंसर्ट पर असर पड़ा है। प्रोग्राम होने से पहले ही शिवसेना की फिल्म शाखा चित्रपट सेना प्रमुख ने खत लिखकर कार्यक्रम स्थल के अफसर को अपनी सोच और कार्यक्रम का इजहार कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर प्रोग्राम हुआ तो अपने तरीके से जवाब देंगे। खत में लिखा था कि अगर 9 और 10 अक्टूबर को होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया तो हमें मजबूरन अपने तरीके से विरोध करना होगा। पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पे रोजाना रोज फायरिंग हो रही है। कल भी हमारे 4 जवान शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान के माध्यम से जो देश में आतंकवाद हो रहा है, वो आतंकवाद को पाकिस्तान से सपोर्ट मिल। वैसे ये बड़ी सही चीज है। गुलाम अली साहब का शो मुंबई में कैंसिल हुआ, लेकिन उसकी एवज में उनको यूपी और दिल्ली दोनों जगह पे शोज मिल गए। अब ये थोड़े दिनों में ट्रेंड बन जाएगा। पाकिस्तान से निकलो, मुंबई में आओ, अपना शो रद्द करवाओ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में जाके शो कर दो। फैंटास्टिक। हमें सुनने तो कोई नहीं आता। उत्तर प्रदेश के विवादित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर का यह कहना है कि अगर उनके ऊपर जांच हो रही है तो बाकी अफसरों के ऊपर भी होनी चाहिए। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको दे दें। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के घर पर विजिलेंस टीम का छापा पड़ा है। पुलिस के साथ विजिलेंस की टीम अमिताभ ठाकुर के लखनऊ के घर पर पहुंची। छापेमारी वहां पर हुई है। पुलिस अधिकारियों के साथ विजिलेंस की टीम जब निलंबित आईपीएस के घर पहुंची तो काफी देर तक अधिकारियों के साथ बहस हुई है। तो छापेमारी हुई है। लखनऊ वाला घर जो अमिताभ ठाकुर का है, आईपीएस हैं, अभी फिलहाल निलंबित चल रहे हैं। जुलाई महीने से तमाम आरोप इन पर लगाए गए। तो अब आज निलंबित आईपीएस के घर विजिलेंस की छापेमारी हुई है और ये बताया जा रहा है कि आईपीएस के घर जब ये विजिलेंस की पूरी टीम पहुंची तो काफी देर तक अधिकारियों के साथ बहसबाजी भी हुई है। अशोक, न्यूज़ 24 संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अशोक, आज छापेमारी हुई है लखनऊ वाला जो घर है अमिताभ ठाकुर का, उस घर की। जी बिल्कुल, दरअसल यूपी के जो निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर है, उनके खिलाफ जो विजिलेंस है उसने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और इस बाबत इनसे तमाम सारे बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी कि आखिरकार लखनऊ से लेकर पटना तक इनके पास कौन कौन सी चल और अचल संपत्तियां हैं, किससे किससे खरीदी गई हैं, कब कब खरीदी गई हैं और क्या इस बारे में यूपी की जो सरकार है उसको इस बाबत जानकारी दी गई थी। इसी मामले को लेकर आज विजिलेंस की तकरीबन 20 सदस्यीय टीम ने अमिताभ ठाकुर के गोमती नगर स्थित जो विराम खंड में जो उनका आवास है 5/4 वहां पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी किया और अभी भी अंदर पूछताछ की जा रही है। अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी से कि आखिरकार उनके पास आय से अधिक संपत्ति के ये जो दस्तावेज विजिलेंस की टीम को मिले, आखिरकार वो कहाँ से आए, कैसे उनके पास इतनी संपत्ति अर्जित हुई है। हालांकि इस दौरान जो अमिताभ ठाकुर उन्होंने विजिलेंस अब इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कि जो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आपने धमकी देने का मामला दर्ज कराया, उसी के बाद ये आपकी मुश्किलों का सिलसिला और ज्यादा शुरू हो गया? देखिए, निश्चित रूप से ये श्री मुलायम सिंह के खिलाफ मैंने जो एफआईआर कराया तो चूंकि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ करा दिया जिस व्यक्ति को कभी अंदेशा नहीं था कि उस व्यक्ति के कुकृत्यों या गलत कामों के बारे में कोई कुछ कह सकता है। मैंने कहा तो उनके लड़के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सारी ताकत लगा दे रहे हैं
यहाँ 50 विजिलेंस वाले आए हैं। आज मेरी पत्नी का माननीय कोर्ट्स में केस था और एक केस विजिलेंस डायरेक्टर के खिलाफ ही था। कल मैंने सीजेएम कोर्ट में एक केस फाइल किया था जिसमें मैंने विजिलेंस डायरेक्टर को दोषी अभियुक्त बताया था और आज ही मेरे यहाँ छापा पड़ गया। ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, दिख रही हैं और भविष्य में सारी चीजें मेरे हित में सामने आएंगी और मुझे अच्छा भी लगेगा कि मैंने इन सारी चीजों का सामना करके सच्चाई को सामने लाना का काम किया। क्या आपके ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है उसकी परिणति क्या गिरफ्तारी के तौर पर भी हो सकती है? देखिए, मेरी गिरफ्तारी होगी तो मुझे तिहरी खुशी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी भी व्यक्ति को यदि वास्तव में मनुष्य बनना है तो उसे इस प्रकार के फर्जी गिरफ्तारियों से गुजरना चाहिए और मैं उसे अपना एक और गौरव मानूंगा। जैसे मैं आज के दिन में अपना गौरव मान रहा हूं कि मेरे घर आके इस प्रकार की नौटंकी विजिलेंस वाले कर रहे हैं, मेरी जिस दिन गिरफ्तारी करेंगे उस दिन 3 गुनी गौरव मानूंगा और यह मानूंगा कि आज मेरा एग्जिस्टेंस पक्का हो गया, मैं पक्का जो है व्यक्ति हो गया। बिल्कुल। अरे सुनो, अमिताभ ठाकुर नाम है तुम्हारा, अमिताभ बच्चन नहीं है कि जो तुम कहोगे लोग और सरकार सुन लेगी। लेकिन अगर ये तहकीकात हो भी गई तो मसले खड़े हो सकते हैं। मतलब ये कि तहकीकात करेगा कौन, क्योंकि सारे के सारे लोग तो अपना माल छुपाने में लग रहेंगे। तहकीकात का तो वक्त ही नहीं बचेगा ना। और अगर तहकीकात सक्सेसफुल हो भी गई तो दूसरी एक परेशानी है। मुझे लगता है कि सरकार को अपने सारे के सारे महकमे जो है वो जेल के अंदर शिफ्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सारे के सारे अफसर वहीं मिलेंगे। अगली खबर भी आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अखिलेश सरकार ने अपनी मिनिस्ट्री के 8 मिनिस्टर्स को रास्ता दिखा दिया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने 8 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। 8 में से 5 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा 8 मंत्रियों के विभागों को भी बदला गया है। बर्खास्त होने वाले कैबिनेट मंत्री कौन कौन है, उनके नाम भी आपको बता देते हैं। राजा महेंद्र, अरिदमन सिंह, मंत्री स्टैंप और न्याय शुल्क पंजीयन नागरिक सुरक्षा। अंबिका चौधरी भी इसमें शामिल हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री हैं। शिव कुमार बेरिया ये मंत्री हैं वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग में। श्री नारद राय, बड़ा नाम है ये भी, खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री। शिवाकांत ओझा, मंत्री प्राविधिक शिक्षा। और बर्खास्त होने वाले राज्य मंत्री में शामिल हैं लोक कुमार शाक्य, ये राज्य मंत्री हैं प्राविधिक शिक्षा। इसके अलावा योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भैया, राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा। भगवत शरण गंगवा, राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग। ये वो तमाम मंत्री हैं जिनको बर्खास्त किया गया है। ये बड़े नाम हैं। 8 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या इसके पीछे वजह मानी जा रही है? मंत्रियों का परफॉर्मेंस या फिर उनके साथ विवादों का जुड़ा होना? देखिए, दोनों चीजें बहुत अहम है। कम से कम ये जो बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जिसमें 8 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है और 9 मंत्रियों के विभाग खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास ले लिए हैं। इसकी 2 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। नंबर 1, लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं वो उनकी किरकिरी करा रहे हैं, जिसमें यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नारद राय के बेटे पर भी जमीन कब्जाने का आरोप गाजीपुर में लगा था। इसके अलावा जो राजा महेंद्र अरिदमन सिंह है, इन पर आगरा पे आरोप लगा था। और इसके अलावा जो नारद राय हैं और जो तमाम सारे दूसरे मंत्री हैं, जिसमें जो शिव कुमार बेरिया हैं, अंबिका चौधरी हैं, इन पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी तमाम तरह के आरोप लगे थे। अखिलेश सरकार का यह कहना है कि इन मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कार्ड देखकर यह निर्णय लिया गया है। इन 8 मंत्रियों में से 5 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं। अखिलेश सरकार ने यह काम किया है और यह बात समझा दी है कि उनकी नाक से पहले प्रदेश की नाक। मतलब एक कप्तान ने टीम से अपने नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया। सीखने वाली चीज है, इसे कहते हैं लीडरशिप। तालियां हिंदुस्तान की, लेकिन क्रिकेट टीम का हाल बिल्कुल दूसरा है। मुझे डर है कि कहीं सारे के सारे प्लेयर मिलकर कप्तान को खैर, अगर यूपी की पॉलिटिक्स की बात चल रही है तो फिर हम अपने एक बहुत ही विश्वसनीय सूत्र से बात करते हैं। छुट्टन हलवाई, जिनकी कैंटीन मंत्रालय से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। थूका कैंटीन में गिरा। छुट्टन भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार भैया, बहुत दिन बाद याद किए। लगता है फौजी से ठीक ठाक पट रही है आपकी। हाँ, वैसे कितनी कचौड़ी चाहिए आपको? अरे नहीं, आपकी कचौड़ी के लिए फोन नहीं किया है। एक्चुअली आपकी राय चाहिए थी। ये सरकार में जो नए चेहरे लाए जा रहे हैं, पुराने निकाले जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे कहाँ नए चेहरे ला रहे हैं भैया, कोई अमेरिका से चाय लेके थोड़ी ना आ रहे हैं। अरे जो काम ये करते थे वही वो भी करेंगे, वही ये भी करेंगे। 10 चाय 4 कचौड़ी, 10 चाय 4 कचौड़ी। हेलो, ये काम कैसे हो सकता है उनका? अरे तुम्हारी राय के लिए अपने काम थोड़ी छोड़ देंगे। अबे तुम्हारी राय के लिए अपनी दुकान थोड़ी छोड़ देंगे। हाँ, तो हम बता रहे थे कि बस चेहरे बदलते हैं,
काहे कि नए नए चेहरे से ना फ्रेशनेस बनी रहती है। ओके, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो निर्णय लिया है सरकार ने, आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? अरे भैया, सुधार तब होगा जब पंखे का मोटर बदलेंगे। अरे पत्ती बदलने से थोड़ी ना सुधार होगा। अरे पत्ती बदलने से थोड़ी ना हवा आने लगेगी। हेलो, मोटर कौन सी मोटर इस्तेमाल हो रही है वहां पर अभी? चाय, गरम चाय। काटो बे। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सनी लियोनी का यह कहना है कि उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती है उनको साइन करने के लिए। एफटीआई के छात्रों ने गजेंद्र चौहान के खिलाफ अपनी हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन छात्रों के समर्थन में दिवाकर बैनर्जी सहित 12 फिल्म मेकर्स ने अपने नेशनल अवार्ड्स वापस कर दिए। वैसे एक बात बताऊं, नेशनल अवार्ड वापस करने से लोगों को फायदा बहुत होता है। पहला तो ये कि जनता को पता चल जाता है कि नेशनल अवार्ड मिला किसको है। दूसरा ये कि जनता को यह पता चल जाता है कि नेशनल अवार्ड मिला किस लिए। वैसे जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये पहली सरकार होगी जिसे कि जनता अवार्ड दे रही है। दिवाली नजदीक आ रही है तो बयानबाजी भी आजकल बहुत धमाकेदार होने लगी है। अमित शाह जी का कहना है कि अगर बिहार में उनकी पार्टी चुनाव हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। शाह जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चुनाव का नतीजा जो कुछ भी निकले, पाकिस्तान में तो बम पटाखे हर दूसरे दिन फूटते ही हैं। वैसे हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि पाकिस्तान जितनी जल्दी आतंकवाद को समझेगा उतनी जल्दी संबंध बेहतर होंगे। हमारा यह मानना है कि पाकिस्तान से बेहतर आतंकवाद को कोई नहीं समझता। हमने यहां पे कहा कि आतंकवाद को समझो, वहां पे परवेज मुशर्रफ ने तपाक से कहा कि तालिबान और उसामा बिन लादेन ये हमारे हीरो हैं। अब बताइए, समझदारी का इससे बेहतर सबूत उस तरफ से और क्या आ सकता था? आइए अब नजर करते हैं सनी लियोनी की तरफ। सनी लियोनी का यह कहना है कि उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती है उनको साइन करने के लिए। Easy ride. It hasn't been easy in any way. I know सब देख रहे हैं मेरे ये जो सक्सेस हो रहा है, there's so many good things happening, but इतना easy नहीं था, and it's still not easy. शायद सनी के भीतर ये डर उनके अतीत के एक फैसले ने पैदा किया था। एक बदनाम इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक उन्हें बॉलीवुड हीरोइन बनने में सबसे बड़ा रोड़ा लग रहा था। सनी के उस अतीत की हैरत अंगेज कहानी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सनी लियोनी की शख्सियत, उनके घर परिवार और उनके बचपन की कहानी उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। We lived in Canada, we lived in the US. Inside the home was a very typical Punjabi home. हम दाल रोटी खाते थे हर रोज. I think only Fridays and Saturdays हम दूसरा खाना खाते थे, either pizza or pasta or Chinese food. जो भी था, it was the free day to eat, you know, something different. मेरे हिसाब से सनी लियोनी जो है वो बॉलीवुड की एक नंबर की हीरोइन है। एक बारी में एक फिल्म में काम करती हैं, उसका ऑब्वियसली डायरेक्टर एक ही होता है। अब फिल्म को बनने में भले ही 1 साल लग जाए, लेकिन वो उतरती है एक ही दिन में। अब मिसाल के तौर पे लेते हैं उनकी पिक्चर, अभी क्या नाम था, नाम ही नहीं पता, कुछ लोचा है। अब कुछ लोचा है कि नाकामयाबी का छीका जो है वो सनी लियोनी के सर पे फोड़ दिया गया। अब एक बात बताइए, कौन इंसान होगा जो कि एक ही पोस्टर में सनी लियोनी और राम कपूर को झेल सकता है? मेरे अंदर तो इतना जिगरा नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर ने सनी लियोनी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया होगा। उनको ये कहा होगा कि देखिए, आपके हीरो जो है वो कपूर साहब होंगे। सनी लियोनी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये कपूर जो है राम कपूर निकलेगा। बेसिकली लाइफ कम्स अ फुल सर्कल फॉर हर। आइए अब नजर करते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान साहब ने अपनी 10 महीने पुरानी पत्नी को तलाक दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और राजनेता इमरान खान एक बार फिर चर्चा में। इस बार इमरान क्रिकेट या राजनीति की वजह से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाले इमरान खान अपने तलाक की वजह से खबरों में। 63 साल के इमरान खान और उनकी पत्नी रेहम खान ने तलाक की अर्जी दाखिल की है। इमरान और रेहम की 10 महीने की छोटी सी लव स्टोरी का दी एंड हो गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इमरान और रेहम के बीच तलाक की खबरें तो आ रही थी, लेकिन इमरान खान की तरफ से तलाक की खबरों का बार बार खंडन किया गया था। 42 साल की रेहम खान ने इसी साल 6 जनवरी को तहरीके इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान से शादी रचाई थी। इमरान और रेहम की शादी ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थी और शादी के 1 महीने बाद इमरान ने रेहम के साथ निकाह की खबरों की पुष्टि की थी। लेकिन इमरान खान और रेहम खान ने शादी के 10 महीने बाद ही तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। ये अर्जी इमरान और रेहम ने आपसी सहमति के बाद दायर की है।
इमरान और रहम के बीच तलाक की अर्जी देने की पुष्टि इमरान खान की पार्टी की प्रवक्ता नैमुल हक ने की है। तहरीके इंसाफ के प्रवक्ता नैमुल हक का कहना है कि इमरान खान और रहम खान ने आपसी रजामंदी के बाद तलाक का फैसला किया है। इस मामले की गंभीरता और निजता को देखते हुए मीडिया से अपील है कि इसमें किसी तरह की कोई अफवाह या कयास न लगाएं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार शादी के सिर्फ 10 महीने बाद तलाक की ये नौबत रहम की ख्वाहिश की वजह से आई। इमरान की पत्नी रहम खान भी सियासत में आना चाहती हैं, लेकिन तहरीके इंसाफ के चीफ इमरान खान रहम की सियासत में आने के खिलाफ थे, जिसकी वजह से इमरान और रहम के बीच लगातार दूरियां बढ़ती चली गई। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में इमरान और रहम के अलग होने को लेकर काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इमरान खान ने रहम से बढ़ती दूरियों को सिरे से खारिज किया था और इसे एक अफवाह करार दिया था। वैसे कहा तो ये भी जा रहा था कि इमरान खान रहम से शादी करके काफी अफसोस कर रहे हैं और दोनों के बीच के रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं। इमरान खान साल 2004 में अपनी पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ को भी शादी के 9 साल बाद तलाक दे चुके थे। जेमिमा गोल्डस्मिथ के बाद अब रहम खान के साथ भी इमरान के संबंध टूट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। खान साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब आपकी उम्र तो ये है कि आप अपने बच्चों का घर बसाएं। आप हर कुछ 1 साल में अपना घर बसाने निकल चलते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का फर्क आपके पॉलिटिकल करियर पे पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता तो यही सोचेगी कि जो इंसान अपनी पत्नी को 10 महीने नहीं संभाल पाया वो देश कितने महीने संभालेगा। जाते जाते एक आखिरी खबर, यूके के निवासी टेड रिचर्ड्स ने अपने तोते जैसा देखने के लिए अपने दोनों कान कटवा लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि तोते जैसा देखने के लिए दोनों कान कटवाए, अगर तोती जैसा दिखना होता तो दोनों कानों के साथ साथ आप सोचिए इस बारे में और अपना ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा अपना ख्याल रखूं, पता नहीं ना कौन मेरी खबर ले ले। मिलते हैं अगले सोमवार को मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर विद मी वरुण बटोला और साथ में लेते हैं खबर। गुड नाइट।